लेकिन अब तक आपकी राय क्या है? मैं कहूंगा कि स्विट्जरलैंड में शुक्रवार को जिस पर हस्ताक्षर होंगे उसे गलतफहमी का ज्ञापन कहना ज्यादा सही है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। मुझे लगता है कि मूल रूप से यह दस्तावेज कहता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत खोल दिया जाएगा और ईरानी ऐसा करने जा रहे हैं। इसके बदले नाकाबंदी हटा ली जाएगी और वे जितना चाहें उतना तेल बेच सकते हैं। यही बात इस समझौता ज्ञापन में कही गई है। इसके अलावा ईरानी लोग वादा कर रहे हैं, मैं कहूंगा खोखली बातें, जैसे कि हम परमाणु क्षमता हासिल नहीं करेंगे, जो उन्होंने पहले ही 2015 में JCPOA में वादा किया था। हमें ये पता है। मूल रूप से ये जो गलतफहमी का ज्ञापन है वो भी यही कह रहा है कि 60 दिनों में इस पर चर्चा और बातचीत होगी कि ईरान में उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम और संवर्धन के साथ क्या होने वाला है। हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि अमेरिकियों ने दो कारणों से युद्ध किया था। उन्होंने ईरानियों के साथ परमाणु मुद्दे पर बहुत विस्तृत बातचीत की थी, जिसमें वे किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच सके, और ये अब जो 60 दिन दिए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा समय तक चला था। दूसरा है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरानी लोगों से किया गया वादा कि मदद रास्ते में है, जो किसी भी तरह से रास्ते में नहीं है। ये मैं कहूंगा कम से कम ये प्रतिबंध हटाकर तेल बेचने की अनुमति देकर इस शासन को बचा रहा है, उन्हें जीवन रेखा दे रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर हम उस समझौता ज्ञापन को देखें जो शुक्रवार को साइन होने वाला है, ये निश्चित रूप से वो परिणाम नहीं है जो ट्रंप इस युद्ध से हासिल कर सकते थे, जिसमें जबरदस्त सैन्य उपलब्धियां थीं, लेकिन वो उन्हें हार्मुज जलडमरू मध्य की वजह से एक राजनीतिक या कूटनीतिक उपलब्धि में नहीं बदल सकी। तो मैं कहूंगा कि ये वास्तव में ट्रंप और उनकी टीम की असफलता है, और मुझे बहुत शक है कि 60 दिनों में हमें परमाणु मुद्दे पर कोई बहुत विस्तृत समझौता देखने को मिलेगा। तो हम फिर से वहीं लौट आएंगे, या यूं कहें कि बिल्कुल शुरुआत पर लौट आएंगे। बातों से लगता है हम अभी शुरुआत में हैं। जैसा आपने बताया, ईरानी शासन अभी भी वैसा ही है। आतंकी प्रॉक्सी गुटों को फंडिंग मिलती रहेगी। ये वाकई हैरान कर देने वाला है याकूब, खासकर जब आप उस संयुक्त अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन की बात करती हैं जिसमें फ्रैंक और सैंटन सचमुच कॉकपिट में थे, जब ईरान के सर्वोच्च नेता और शासन के 40 कमांडरों को खत्म किया गया था। और फिर भी हम सोशल मीडिया पर ही जान पा रही हैं कि इस समझौता ज्ञापन में क्या हो रहा है। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं याकी के इस एमओयू के वर्णन और ये कहां ले जा सकता है उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं ये जोड़ना चाहूंगा, चलिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर देखें कि रणनीतिक रूप से हम ईरानी धुरी के मुकाबले कहां हैं। अच्छी खबर यह है कि चाहे ये समझौता कितना भी खराब क्यों ना हो, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी ये तथ्य नहीं बदलता कि इस युद्ध और जून के युद्ध के कारण शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में काफी हद तक बदल गया है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को काफी पीछे धकेल दिया गया है, उनका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी काफी पीछे चला गया है, और उनका प्रॉक्सी कार्यक्रम भी हर जगह लेबनान, गाजा और मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों में काफी हद तक पीछे चला गया है। तो ये अच्छी खबर है। अब असली सवाल ये है, क्या इजराइल आगे भी ये उपलब्धियां बरकरार रखेगा, चाहे उसे अकेले ही करना पड़े? यही असली परीक्षा है। ये वो बुनियादी परीक्षा है जो इस देश की जिम्मेदारी संभालने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हो या कोई और। चुनाव का मौसम आने वाला है। ये बुनियादी रणनीतिक सवाल होने वाला है, क्या इजराइल इन उपलब्धियों को बनाए रखेगा, भले ही उसे ये अकेले ही क्यों न करना पड़े या नहीं। तो आगे की तस्वीर अनिश्चित है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिए कि इस युद्ध के दौरान जो कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उन्हें कल वापस नहीं लिया जा सकता, उन्हें 24 घंटे में वापस नहीं लिया जा सकता। ईरान अपने नष्ट किए गए परमाणु स्थलों को रातों रात जादुई तरीके से फिर से नहीं बना सकता। वो मिसाइल कार्यक्रम जिसे बनाने में 30 साल और सैकड़ों अरब डॉलर लगे, रातों रात नहीं बन सकता, इसमें समय लगेगा।
अब जब वो ऐसा करना शुरू करेगा और हमें मानना होगा कि जब तक ये शासन मौजूद है वो ऐसा करना शुरू करेगा, तभी असली परीक्षा आएगी। यही वो समय होगा जब इजराइल के लिए बड़ी परीक्षा आएगी। ये एक कठिन परीक्षा होने वाली है, लेकिन मेरी आशा है कि सही फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि आखिरकार हमारे अस्तित्व से जुड़े सुरक्षा हित सबसे ऊपर होने चाहिए।